हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। उसमें आज से हिस्ट्री स्टार्ट है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अबाउट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्टली दो मैप को बताया गया है। जो फर्स्ट मैप है वो 1154 CE में बनाया गया अरब ज्योग्राफर के द्वारा, जो अल इदरीस है। और सेकेंड मैप बनाया गया है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, जो वर्ल्ड मैप में फर्स्ट वाला वर्ल्ड मैप में दिखाता है इंडिया को, और सेकेंड वाला दिखाता है साउथ को सबसे ऊपर, उसके बाद फिर नॉर्थ उसके नीचे, फिर उसके सबसे टॉप पे श्रीलंका को दिखाता है। तो इस दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। और इसमें कुछ कुछ प्लेस भी है जो हम सबको अभी भी नॉन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, जिसको वहाँ उस समय में कन्नौज स्पेल्ट किया जाता था। ये 600 years आफ्टर बना है मैप फर्स्ट के। और फिर ये सब कॉन्टिनेंट के कंसिडरेबली चेंज को बताता है, ठीक है। और ये कुछ कुछ कोस्टल एरिया से भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। यूरोपियन सेलर इस चीज़ को यूज़ करते थे अपने वॉयजेस के लिए, ठीक है। अब देखो फैक्ट क्या इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट कार्टोग्राफर ने डिफरेंट जी, जब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि साइंस और कार्टोग्राफर ने डिफर करते हैं 2 पीरियड के, ठीक है। हिस्टोरियन क्या करते हैं, रीड करते डॉक्यूमेंट को, मैप को, टेक्स्ट को, और ताकि वो पास्ट को जान सके, पास्ट में क्या हुआ है, क्या प्रोड्यूस हुआ है, उस चीज़ को समझ सके, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या था, देखो लैंग्वेज चेंज होता था। लैंग्वेज ना, जैसे कि पर्शियन इसमें बताया जा रहा है कि मॉडर्न पर्शियन ना मेडिवल पर्शियन से अलग है, क्योंकि वो उनके लैंग्वेज वोकेबलरी, उनके जो वर्ड्स हैं उनमें चेंजिंग है, चेंज होता गया है टाइम पीरियड के साथ। हिंदुस्तान को लेके, जैसे कि इंडिया को एक ना नेशन स्टेट के बारे में कहा जा सकता है, पर हिंदुस्तान को ना मिराज सिराज में बताया गया है। उसमें वो पंजाब, हरियाणा और लैंड और फिर गंगा यमुना के रिवर को बोला है हिंदुस्तान। और उसके बाद ना दिल्ली सल्तनत में इसके पार्ट को बोला गया है, पर दिल्ली सल्तनत में साउथ वाला पार्ट नहीं जुड़ा हुआ था। उसके बाद 60th सेंचुरी में जाके बाबर ने फिर इसको हिंदुस्तान कहा। उसके बाद अमीर खुसरो भी इसको हिंद कहा। इंडिया एग्जिस्ट करता है, बट हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल और नेशनल टर्मिनोलॉजी नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। हिस्टोरिकल ना केयरफुली किसी भी वर्ड का प्रयोग करते थे, जैसे कि फॉरनर क्या हो सकता है। फॉरनर अगर ये भी हो सकता है कि इंडिया के लिए जो कोई बाहर से आए वो भी फॉरनर हो सकता है, या फॉरनर ये भी हो सकता है कि स्ट्रेंजर अगर कोई विलेज में अपेयर हो उसको भी फॉरनर कहा जा सकता है। हिंदी में इसको हम सब हिंदी में उसको हम सब परदेसी कहेंगे, और फिर यही चीज़ को पर्शियन में अजनबी कहा जाएगा। फॉरनर एक फॉरनर सिटी ड्वेलर, एक फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए फॉरनर हो सकता है, पर एक पीजेंट दूसरे पीजेंट के लिए फॉरनर नहीं हो सकता, अगर चाहे वो दूसरे कास्ट का ही क्यों ना हो, वो एक प्लेस में रहता हो अगर। तो अब बताया जा रहा है कि हिस्टोरियन के सोर्सों के बारे में। तो सोर्स ना मिला है लेटर गुप्ता के बाद हर्षवर्धन के टाइम में 700 to 750 तक। पर ना बहुत सारे टाइम पीरियड और फिर जो हिस्टोरियन किस किस चीज़ पे मतलब निर्भर रहते हैं, जैसे कि क्वाइन इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और टेक्सुअल रिकॉर्ड पे अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। बट ना कुछ कुछ टाइम पीरियड में ना डिसकंटिन्यूटी है, जिस वजह से ना हिस्टोरियन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी समझने के लिए। तो उस टाइम में ना पेपर चीपली अवेलेबल हो गए थे, तो फिर सब कुछ को पेपर में ट्रांसलेट किया जाता था, चाहे वो टीचिंग था सेंट का, फिर रूलर्स के बारे में था, जुडिशियल पेटिशंस था वो सबको, या फिर अकाउंट टैक्स था रजिस्टर किया हुआ था, ठीक है। और पर ना मनुस्क्रिप्ट जो था वो ना सिर्फ वेल्दी पीपुल, रूलर्स और मोनेस्ट्रीज के पास था, और उस टाइम में ना लाइब्रेरी और आर्कीव्स में रखा जाता था। मनुस्क्रिप्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट उसको ना पढ़ा नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उसको पढ़ने में, क्योंकि ना मनुस्क्रिप्ट का जो रियल राइटर है उसके बारे में तो कुछ नहीं पता कि वो कौन लिखा है, बट ना इसका ना हम सबको सिर्फ कॉपी मिला है। जो कॉपी किया गया है उसमें ना एक वर्ड ना इधर उधर होने के बाद ना पूरा मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाता था, और इसके हम सब ना कॉपी पे ही निर्भर करते हैं, इसलिए हम सबके पास ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोर्स नहीं है, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट को समझा गया है, बट कुछ एक वर्ड के चेंजिंग होने की वजह से ना एक ही मनुस्क्रिप्ट तो 2-3 तरीके का लगता है, ठीक है। फिर सोशल और पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ था 700 to 750 में ना, लार्जली चैलेंज हो गया था, क्योंकि डेवलपमेंट ओकर हो गया था बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे ना क्या हुआ था कि लाइक द पर्सियंस टेक्नोलॉजीज मेड, पर्सियंस की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपेयर हुए थे, जैसे कि इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील के लिए, वीविंग में, फायर आर्म्स हो गए थे। फिर न्यू फूड भी आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफ़ी। फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी हुआ था टेक्नोलॉजी क्रॉप्स में, और उसके बाद नया नया आइडिया भी आया था उन्हीं सबके साथ, और इसकी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फिर सोशल चेंजेस होने लगे थे यहाँ पे, जिसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल से 5, 6, 7 चैप्टर में पढ़ोगे। फिर उसके बाद ना ग्रेट मोबाइलिटी हुआ था, इसकी वजह से ग्रुप ना लार्ज डिस्टेंस कवर करते थे ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून था अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे राजपुत्रा सब आए, जो एक ग्रुप थे जो 14th सेंचुरी में। उसके बाद ना वो यहाँ पे ना वो अपने आप को बोलने लगे कि हम सब ना सन ऑफ रूलर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ना ये चीज को ये जो वर्ड था इसको ना यूज किया जाने लगा क्षत्रिय द्वारा स्टेटस ऑफ वॉरियर के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद ना कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि रूलर और चीफ 10 जो होते थे कमांडर के, वो भी इस चीज को यूज करने लगे। फिर ये वाला ना ये क्लेरिटी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहा, वेरियस जो लॉयलिटी असिस्ट करते थे चाहे बड़े बड़े रूलर से, वो भी राजपूत ना अपना वो वर्ड को यूज करने लगे, ठीक है, राजपूत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जट, मराठा, सिख्स और अहोम ना इस चीज का अपॉर्चुनिटी लिए और वो भी अपना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस गेन करने लगे उसी टाइम में, ठीक है। उसके बाद ना वो सब क्या करते थे, ग्रेजुअली क्लियर कर रहे थे फॉरेस्ट को ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके, और फिर ना उसके बाद वो उस हैबिट में रह सके, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ना माइग्रेट कर सके। फिर ना क्या हुआ कि ग्रेजुअली चेंज होने लगा रीजनल मार्केट, चिफ्टन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। They became part of large complex societies and required to pay tax for offer goods and service to local people. As a result, significant economic and social difference emerged among peasants. तो peasants सब ना उस टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। वो ना अपना जो टैक्स पे करते थे और फिर राजा सबको ना अपना जितना भी फूड होता था कलेक्ट करके देते थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट एक अपना सिग्निफिकेंट रोल पोज करने लगे। तो कोई कोई तो इतने बड़े थे कि उनके पास प्रोडक्टिव लैंड था, तो किसी के पास कैटल था, तो कोई कोई ना कंबाइंड काम करते थे, आर्टिशन भी थे और एग्रीकल्चर काम भी करते थे इस लेन टाइम में, ठीक है। लेन टाइम में रैंक were fixed, permanent and varied according to the power, influence and resource controlled by members of जाति। और फिर ना उसके बाद जाट जो था, जाट एक जो नीचे का कास्ट था, वो भी ना अब बड़ा होने लगा था, उसका भी मतलब जो सोशल स्टेटस था वो बढ़ने लगा था, क्योंकि ना वो सब फिर अपना क्या किए, तब वो सब भी अपना एक लैंड ग्रांट पे रखने लगे। फिर उस सब का भी ना एक ग्रुप बनता था जहाँ पे उन सब ना अपने एरिया के हिसाब से उनके जो एल्डर होते थे वो पंचायत में हेड होते थे और फिर वो सब उनके हिसाब से काम करते थे, वो रूलर हो जाते थे पंचायत के। कभी कभी ऐसा होता था कि एक विलेज नहीं 2-3 विलेज मिला के उनको उनका डिसीजन दिया जाता था, और कभी कभी तो एक छोटा स्टेट की तरह भी होता था उनका। तो ये ना कल उनके सिर्फ कास्ट पे अब बात नहीं रहा, अब सिर्फ बात होता था कि किसका इम्पोर्टेंस कहाँ है कितनी जगह पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस होता था कि उसका ग्रुप कितना बड़ा है, तो उस चीज पे, ठीक है। अब उसके बाद रीजन और एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है कि चोला, मुगल मैनी रीजन में थे, ठीक है। संस्कृत प्रशस्ति चैप्टर 2 For an example of Prasasti, praising the Delhi Sultanate, Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east to the Ghazni, Gajans in Afghanistan in the west to include all of the South India, Dravid people of different regions. Gaudi, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently freed from his armies. तो इसमें ना बताया जा रहा है कि अगर प्रशस्ति वर्ड को उठाया जाए तो प्रशस्ति वर्ड अगर गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाए तो उनका प्रशस्ति मतलब ख्याति होता है। तो उनका ख्याति क्या था कि उनका ना साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे कि अगर उनका साम्राज्य के बारे में बोला जा सके तो बंगाल था, ईस्ट में बंगाल तक था और फिर वेस्ट में था अफगानिस्तान तक, गजनी तक, ठीक है, बंगाल में गौड़ा तक। और उसके बाद ना द्रविड़ भी था, साउथ इंडियन प्लेस भी था जिसमें गौड़ा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात थे, जिससे ना वो अपने आर्मी को फीड करता था। Historian regard this exaggerated claims on conquering. The same time they try to understand why rulers kept
क्लेमिंग टू कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद ना हिस्टोरियन इस चीज को समझने लगे कि क्यों रूलर ऐसे क्लेम करते थे कि ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को क्यों ये करते थे। तो उसको पता चला कि वो शक्ति के लिए करते थे। 700 many regions already poses distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. There are also associated with specific ruling dynasty। और फिर 700 में ना बहुत ज्यादा डायमेंशन होने लगा इसी चीज को लेके, और फिर बहुत ज्यादा रूलिंग डायनेसिटी आ गया जो कि कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा स्टेट के बीच में। ठीक है, ओकेजनली ना राजा सब चोलास, खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स वो ना एबल हो गए कि वो एम्पायर बिल्ड कर सके पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन में। ठीक है, और फिर हर एम्पायर ना इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं रह सका इस चीज को लेके। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको चैप्टर 3 और 4 में अच्छे तरीके से पता चलेगा। ठीक है, मुगल डायनेसिटी के बारे में और खलजी के बारे में। मुगल एम्पायर ना डिक्लाइन करने लगा 18th सेंचुरी में, और फिर इसकी वजह से ना री इमर्जेंस हो गया रीजनल स्टेट्स का। रीजनल स्टेट्स फिर बढ़ने लगे और अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वेयर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स। और उसके बाद ना ऐसा नहीं होने लगा कि बिग और स्मॉल स्टेट होता था, मतलब कुछ कुछ रूलर बस होते थे। और उसके बाद क्या हुआ, एग्रीमेंट इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन द रिल्म ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलीट कल्चर एंड लैंग्वेज थ्रू द 1000 years between 701 1750, the character of different region did not grow in isolation. This region felt that impact of larger pan-religion forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. ठीक है, तो इसमें बताया जाए कि ना वो सब रीजन ना ख्याति में फैलते गए। ठीक है, बट ना कोई भी डिस्टिंक्टिव ऐसा नहीं हुआ था कि वो सब ना छोटे, मतलब मुगल के साम्राज्य के बाद ना फिर कोई भी ऐसा राज्य नहीं उभर पाया। जब मुगल टूटने लगा तो उसके बाद ना कोई भी डिस्टिंक्टिव ख्याति नहीं ले पाया था। उसके बाद ही ना ब्रिटिश का शासन होने लगा हमारे कंट्री में। ठीक है, ओल्ड और न्यू रिलीजन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। 1000 years हो गया था एक्सप्लोरिंग विटनेस जब किया गया था रिलीजन के बारे में। ठीक है, पीपुल बिलीव करते थे डिवाइन पे, सम बहुत ज्यादा डीपली पर्सनली करते थे और कुछ कुछ कलेक्टिवली करते थे। सुपर नेचुरल एजेंसीज होता था रिलीजन का। ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। और ये ना इकोनॉमिक और सोशल कनेक्टिविटी के लिए भी जुड़ गया था लोकल कम्युनिटी से। Group of altered so to died their beliefs. It was during this period that the important changes occurred. It was called Hinduism today. तो हिंदुइज्म इस टाइम में उभरा था जो आज हिंदुइज्म है एट प्रेजेंट भी। ठीक है, इसमें न्यू डिटीज हुए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल होने लगा था, बहुत ज्यादा रॉयल्टी का था, प्रीस्ट को बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए थे सोसाइटी में, प्रीस्ट को बहुत ज्यादा महत्व मिलने लगा था, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा जाता था ब्राह्मण द्वारा, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा सोसाइटी में। और उसके बाद वो डोमिनेंट पोजीशन करने लगे और फिर उसके बाद ना वो पार्टन हो गए, उसके बाद उसको प्रेस्टीज मिलने लगा। मेजर डेवलपमेंट हुआ इमर्जेंस ऑफ भक्ति की वजह से, डिवोशन होने लगा क्योंकि प्रीस्ट को और इलेबोरेट रिचुअल्स को लेके। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और ये ऐसा ही पीरियड था जिसमें रिलीजन सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे मर्चेंट और फिर माइग्रेंट ने यहाँ पे टीचिंग करने लगे, होली कुरान का लेके 7th सेंचुरी में। मुस्लिम फिर इस रिगार्ड फिर इसको एक्सेप्ट किए, फिर गॉड को अल्लाह के रूप में, फिर उसके बाद उसका मर्सी, लव और फिर बाउंटी को बताए इन हिम विदाउट रिगार्ड इन सोशल बैकग्राउंड। और उसके बाद ये बताया गया कि सोशल बैकग्राउंड के अलावा भी अल्लाह को अपनाया जा सकता था। फिर मैनी रूलर क्या करने लगे, इस्लाम को पार्टन करने लगे, उलमा लर्न करने लगे और फिर थियोलॉजियंस और जूरिस्ट बनने लगे। फिर हिंदू के वजह से एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम को भी ना उनके फॉलोअर द्वारा बहुत ज्यादा वैरायटी में उनको इंटरप्रेट करने लगा। ठीक है, सिया मुस्लिम थे, वो बिलीव करते थे प्रॉफेट मोहम्मद सन इन लॉ पे, अली पे, जो फिर लिजिटिमेट रूलर थे मुस्लिम कम्युनिटी के। और फिर सुन्नी मुस्लिम एक्सेप्ट करते थे ऑथोरिटी और खलीफा का। ठीक है, जो एक कम्युनिटी होता था
सक्सीडिंग खलीफा, ठीक है। देयर वेर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड साफी मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। तो इसमें बताया गया है कि और सब भी थे ट्रेडिशन, जैसे कि हनाफी और फिर सहाफी। तो ये सब भी इनका भी जो सोचने का तरीका था, इनको जो मानने का तरीका था भगवान को, वो ना डिफरेंट था एक दूसरे से। फिर थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, अब टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बताया जा रहा है। टाइम ना पास होने लगा डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम पास होता गया जो, वो उससे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होता गया। परसिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, आइडिया और बिलीफ का भी चेंज होता गया। इस स्टडी का जो चेंज था, पास में जो डिवाइड किया जाता था सेगमेंट पीरियड में, वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अब चेंज होने लगे, ठीक है। उसके बाद में 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड किए थे इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसके बाद ना ब्रिटिश क्या किए, इसको ना 3 पीरियड में बांट दिए थे टाइम को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के पीरियड को। फिर उसने डिवीजन किए थे रिलीजन के बेसिस पे। हिस्टोरिकल चेंज के लिए नहीं, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को लेके नहीं, ना ही सोसाइटी, कल्चर और फिर इकोनॉमी को लेके। और फिर ना सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये ना सब कॉन्टिनेंट के रिच डाइवर्सिटी को भी नहीं ये किए थे, इग्नोर कर दिए थे और ना ही अप्रिशिएट किए थे, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस ना पीरियोडिसिएशन किए थे टुडे, फॉलो दिस पीरियोडिसिएशन टुडे मोस्ट लुक टू इकोनॉमी एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टरिस्टिक्स द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट। बहुत ज्यादा ना सोशल और इकोनॉमिक तरीके से पास्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं। वाइड रेंज में जैसे हंटर गैदर थे, अर्ली सोसाइटी को हंटर गैदरर, फिर अर्ली फार्मर, फिर पीपुल जो टाउन में रहना स्टार्ट किए, फिर एम्पायर बनाना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद में मेडिवल आया, तो वहाँ पे बताया जाने लगा कि स्प्रेड हुआ सोसाइटी का, फिर रिलीजन का, इंपेरियल सोसाइटी का। फिर सम टाइम द कोस्ट ऑफ पेस्ट्रल एंड फॉरेस्ट पीपुल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और उसके बाद ना हिंदुइज्म, इस्लाम के बारे में, फिर उसके बाद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में। विटनेस कंसिडरेबली चेंज। और ये जो 1000 ईयर जो हुआ है इंडियन हिस्ट्री का, वो कंसिडरेबली चेंज भी देखा है। इसके बावजूद 16th सेंचुरी 18th सेंचुरी में क्वाइट डिफरेंट भी हुआ है, 8th और द 11th। इसके बाद में डिस्क्राइब किया गया टाइम पीरियड को, हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुआ है। मोर ओवर मेडिवल पीरियड इज ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। और मॉडर्निटी जो है यहाँ पे मटेरियल और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को लेके बताता है। मेडिवल पीरियड ना लैक होता था चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। बट हम सब जानते हैं कि ये केस नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वेर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ्टन एंड इकोनॉमीज इन सर्वर रीजन रीच द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारा इकोनॉमी एक ऐसे पार्ट पे आ गया था कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी था हमारे यहाँ, जिस वजह से ही ना यूरोपियन ट्रेडर हमारी तरफ आकर्षित हुए और यहाँ पे आए। तो यहाँ बताया जा रहा है, एज यू रीड दिस बुक्स लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक्स विथ यू रीड लास्ट ईयर, लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज wherever you can and look of the world around you to see what else has changed or remained the same। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको ना कंपैरिजन करना है, अगर कोई चैप्टर इस चैप्टर से पिछले चैप्टर से मिलता है तो उसको लेके, और फिर क्या क्या चेंजिंग हो रहा है कंटिन्यूटी को लेके, तो वो चीज के बारे में आपको बताने बोला जा रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो। I hope you understand. Thank you.